जो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं वो डिससेटिस्फाइड हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग से। आम आदमी ये सोचता है कि मैं ये किसी को एडवांस दे दूंगा, फाइनल कर लूँगा। ऐसा नहीं कि फ्रॉड के अंदर इंटेंशनली फ्रॉड कर रहा है कोई। अगर परचेज़र टाइमली एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं करता है तो उसका एग्रीमेंट की जो अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप ऑनर नहीं बनते हो। 80% लोग जो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं वो डिससेटिस्फाइड हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग से। ये एक सर्वे के अंदर खुलासा हुआ है, लेकिन इस पे बहुत सारे लोगों ने आज तक कभी नहीं की। तो आज इस कन्वर्सेशन के अंदर हम लोग आपके साथ में इस तरह की बहुत सारी टिप्स डिस्कस करेंगे, जो कि आप या आपके जानने वाले अपना पहला या दूसरा घर, फ्लैट, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो किन-किन चीज़ों के आपको ध्यान रखने हैं, तो उन टिप्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में जो गेस्ट हैं, वो प्रॉपर्टी मामलों के अंदर पिछले कई सालों से डील कर रहे हैं और डील करते वक़्त इन्होंने इस 20 साल के दौरान इतने एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं कि उन सारे एक्सपीरियंसेस का निचोड़ इस कन्वर्सेशन में आज इनसे हम लोग लेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को, मिस्टर राजेश। 80% जी, ये तो क्वाइट बहुत बड़ी तादाद है सर। क्वाइट गुड फिगर जी, अच्छी फिगर है। अच्छी तो नहीं है, लोगों के लिए तो बुरी है सर ये फिगर। नहीं, 80% लोग मतलब अच्छी फिगर है कि 80% लोग काफ़ी तादाद है हाँ, जो इससे अफेक्टेड हैं। बहुत अफेक्टेड है सर। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। जी सर, जी, क्या रीज़न तो सोचते हैं आप? रीज़न तो यही है कि सबसे पहले तो जो खरीदार है उसकी अपनी क्लैरिटी नहीं होती जी, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है। पहले तो जी, उसको खुद नहीं पता होता बेचारे को। जी, वो शुरू करता है लेट इट बी 1 करोड़ से, रिक्वायरमेंट उसकी मीट नहीं करती, रिक्वायरमेंट ज़्यादा घर की है। फिर उसको लोन का नहीं पता कि उसको जी, लोन कितना मिल सकता है। जी, फिर उसको ये नहीं पता है कि मैंने जो आगे प्रॉपर्टी खरीदनी है उसमें हमने कितने की रजिस्ट्री करानी है, कितने एक्सपेंसेस हैं, जी, कुछ कैश पार्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये जी। चेक पार्ट है। ये सब चीज़ें उसको पहले थोड़ा-सा होमवर्क करना ज़रूरी है। तो वो नहीं कर पाते काफ़ी लोग, तो वो अब खरीदार। मैंने अगर सर मकान खरीदना है सपोज़ जी, करो, अब मैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता, हाँ, तो ठीक मैं है। कैसे शुरुआत करूँ मतलब घर लेने की? जी, जी, जी। मतलब ऐसे मैं पहला स्टेप इन करूँ, फिर मैं दूसरा स्टेप इन करूँ, जी, ताकि इस पूरी डील के अंदर हुँ, ये जो मैं 80% में ना हूँ, ठीक है, तो ठीक है, उसके ठीक है। बारे में बताओ सर क्या करें? देखिए है कि टू स्टार्ट विद पहले तो आप अपने आप को क्लेरिफाई करें कि अपने आप को मतलब डिसाइड करें कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट, आपकी अकोमोडेशन साइज, देन व्हाट इज़ योर बजट, देन यू शुड नो द सोर्सेज ऑफ योर फंड्स। जी, ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपए की चीज़ लेनी है, आपके पास 20 लाख हैं और आप आगे प्रॉपर्टी खरीदने चले जाओ और आपके बाकी फंड्स का आपको पता नहीं। आप आम आम आदमी ये सोचता है कि मैं ये किसी को एडवांस दे दूँगा, फाइनल कर लूँगा और फिर मैं बाकी अपनी प्रॉपर्टी के इधर-उधर बेच के पैसे इकट्ठे कर लूँगा। जी, तो वो फिर फँसने के चांसेस हैं, ओके। क्योंकि जिसको आप पैसे दोगे वो भी आगे कोई और प्रॉपर्टी ले लेगा, वो भी फँस जाएगा। तो इसलिए आपके जो फंड्स हैं, सोर्सेज़ हैं, तो आप दैट ये कह रहे हैं कि जब मैं लेने लेने जा रहा जाऊँ हूँ तो कोई पहले प्रॉपर्टी। मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जी, और फिर मेरे फंड्स क्लियर होने चाहिए। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद अपने फंड्स इकट्ठे करें। चलिए मेरे पास जो मैंने घर लेना है जी, या कोई फ्लैट लेना है, जी, वो जितने के आस-पास का है मेरे पास फंड्स अवेलेबल है। जी, जी। लेकिन अब मैं करूँ क्या? 2 ही तरीके हैं, एक तो ये है कि आप फिज़िकली वहाँ पर जो नियर बाय ब्रोकर्स बैठे हैं, हुँ, उनके पास जाएँगे, दे विल गिव यू गुड इन्वेंटरी, क्योंकि नियर बाय जो-जो ऑप्शंस हैं, दे कैन शो यू। या सेकंड इज़ आप न्यूज़पेपर के थ्रू, जो संडे ट्रिब्यून आता है और आता है, या ऑनलाइन साइट्स है 99ticket.com है, property.com है, तो उनसे जो नियर बाय ब्रोकर्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है जी। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे, फिर वो आपको ऑप्शंस देंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ एक घर मेरे को पसंद आ गया। चलो लेट इट बी पसंद आ गया। चलिए आपने दिखाया या जो भी उस एरिया के जो भी डीलर थे, हाँ, किसी ने दिखा दिया जी, आपको। मेरे को एक घर पसंद आ गया। ठीक है तो जी। मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम है कि हम जो ओनर है उससे मीटिंग फिक्स अप करेंगे जी। जी, ठीक है जी।
तो मीटिंग जब फिक्स अप करते हैं ओनर की, चाहे वो डेफिनेटली इट शुड एडवाइजेबल कि थ्रू प्रोफेशनल डीलर के थ्रू करें, जी। तो विद डॉक्यूमेंट्स मीटिंग करें हमेशा। ये आपने प्रोफेशनल डीलर बोला ना सर, हाँ जी, हाँ जी। एक बीच में इसका भी जवाब दे देना कि व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय प्रोफेशनल डीलर? कई दफ़े प्रोफेशनल मैंने जी, प्रोफेशनल इज़ हू इज़ डूइंग दिस बिज़नेस होल फुल टाइम। पर उसको चेक कैसे करें सर? नहीं, ऐसे नहीं, तो सब मैं बोल ही आपको रहे हैं। बता जी, रहा हूँ, जी, सुनिए। ये प्रोफेशनल इज़ जिसका एक प्रॉपर सेटअप है, विद प्रॉपर यू कैन से सिस्टम है काम करने का। ऐसा नहीं कि कोई चलता-फिरता डीलर कोई छोटे से ऑफ़िस में बैठा है या आपको रास्ते में मिल रहा है या कोई साइड बिज़नेस कर रहा है, करियाने का काम कर रहा है, वो कह रहा है जी मैं डील करवा देता हूँ। तो दैट देन यू हैव टू बी केयरफुल। तो प्रोफेशनल मीन्स जिसका प्रॉपर एक सेटअप है एंड उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन है, पढ़ा-लिखा है, जी। तो वो उसके पास आप जाएँ। तो कम से कम वो एथिकल तरीके से काम करेगा इफ ही इज़ क्वालिफाइड। वैसे आम तौर पे तो होता यही है जी, कि जैसे मैंने लेना है, जी। तो मैं उसको अप्रोच करूँगा जिससे मेरे भाई ने लिया, हाँ, डेफ़िनिटली जान-पहचान या जान-पहचान, रेफ़रेंस यू रेफ़रेंस। कैन से। लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए इंडिया में जितने भी बिज़नेसेस हो रहे हैं, वो रेफ़रेंस बेस पे हैं। हाँ, डेफ़िनिटली लेकिन बिकॉज़ उसके बाद में भी 80% जी, जी, जी। ये जो 80% ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, जी। तो ये मतलब इतनी जानकारियाँ, इतना रेफ़रेंस उसके बावजूद भी 80% फिर कहाँ फँसती हैं चीज़ें जाके? नहीं, वो 80% तो तब फँसती है ना कि लेने वाला भी अनजान है, उसको कुछ नहीं पता है, वो भी केयरलेसनेस है या अनएजुकेटेड है। ऐसी जो बेचने वाले हैं समटाइम्स वो भी फँस जाते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रॉड के अंदर इंटेंशनली फ्रॉड कर रहा है कोई। आप देखिए कि समटाइम जो परचेज़र है, वो चीज़ खरीद रहा है, उसके फंड्स नहीं अरेंज होते हैं किसी भी रीज़न हुँ, से। तो जो सेलर है, वो भी इनोसेंट है, हुँ, वो भी फँस गया। हुँ, तो अल्टीमेटली जो परचेज़र है वो तो अपने आप को इनोसेंट कहेगा जी मैं फँस गया। फँसा हुँ, तो एक्चुअल में सेलर है, सेलर कि है। आपने उसको थोड़े से पैसे दे के फँसा लिया और हुँ, बाद में आप कह रहे हो मेरे तो फंड्स नहीं आए, हुँ। मेरी वो पुरानी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, मेरा लोन नहीं हुआ है, वो भी फँस गया। आप तो अपने जो पैसे दिए लेने के लिए, आप कहोगे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो अभी तक की बात से जो मैं समझा हूँ ना, जी, वो ये है कि पहले मेरे पास पैसे हों, जी, तो मैं प्रॉपर्टी लेने की बात करूँ। करूँ। अगर अदरवाइज़ शांति से बैठा रहूँ। अदरवाइज़ आराम से बैठे रहें, हाँ। आप ऐसी सर्वे करो करते रहो हुँ, और वो सर्वे करने का मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, हुँ। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि जी, मेरे पास पैसे हैं, फंड्स तो अरेंज मैं फंड्स हो गए, आपके तो पास मैं तो हों। जाऊँ, फिर जी, जाऊँ प्रॉपर्टी के जी, लिए। आपको पता हो कि आपके पास कितना लिक्विड मनी है, कितना आपने बैंक लोन लेना है, कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेने हैं, किसी रिलेटिव से उधार लेने हैं। जी, यू शुड नो कि आपके पास कहाँ तो से पहला फंड्स तो आने हैं। स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप तो आप जब सेलर से मिलते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको देखना है कि जो सेलर है, वो डॉक्यूमेंट पूरे लेके आया है, उसके डॉक्यूमेंट्स में उसकी ओनरशिप का टाइटल है, कितने लोग हैं, उसमें कोई इंडियन है, कोई एनआरआई है। ये क्यों इंडियन एनआरआई मतलब? इंडियन एनआरआई ये है कि एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ द सेलर इज़ इंडियन, हुँ, हुँ। तो परचेज़र ने उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करना है, डिपॉज़िट करके देना है। जो पेमेंट उसको देनी है। हाँ, उसमें से 1% डिडक्ट करना है, काट के देना है। ओके। जैसे मैंने ₹100 देना है, तो आपने तो उसमें से 1% मैं टीडीएस को भरूँगा? हाँ, टीडीएस डिपॉज़िट करके अगेंस्ट द पैन नंबर ऑफ द सेलर। सेलर। ओके, हाँ, डिपॉज़िट करके आप दोगे तब आपकी रजिस्ट्री होगी। ओके, ऑफ कोर्स सेलर को वो अमाउंट इज़ रिफंडेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हेन ही ओके, फाइल्स रिटर्न्स फॉर इनकम टैक्स ओके, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। ओके। व्हाट अबाउट जो एनआरआई बता रहे थे आप? एनआरआई के केस में जो टीडीएस है वो अमाउंट कुछ ज़्यादा है तो प्लस ये पैन इंडिया है या स्टेट पैन वाइज़ पैन होता है? पैन इंडिया इट इज़ पैन इंडिया। ओके। अगर कोई बॉम्बे में खरीद रहा है तब भी सेम है, इट इज़ द दिल्ली में सेम खरीद रहा रूल है तब भी सेम है? फॉर एवरी एनआरआई फॉर एवरी इंडियन ओके। बट द एनआरआई कैन क्लेम द डिडक्शन नेक्स्ट ईयर। अच्छा क्लेम वो भी कर सकता है? डेफिनेटली ही कैन टेक द रिफंड अगर उसका ओके, कैपिटल गेन नहीं बन रहा है। ओके। कैपिटल गेन इज़ बेसिकली क्या है कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और जब आप बेच रहे हो, जो आपको गेन हो रहा है जी, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ओके। तो ये सब जानकारी जो आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या एजेंट है वो हाँ जी, आपको वो बताएगा? बताएगा कि जब आप मिल रहे हो क्लाइंट से उसके पेपर देख रहे हो कि हुँ, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, क्या उसने सारी पेमेंटें गवर्नमेंट की हुई हैं हुँ। और उसकी रजिस्ट्री टाइटल ओनरशिप जो है ये वो सरकारी ट्रांसफ़र हो ये जाएगी। गवर्नमेंट की फीसेस किस तरह की होती हैं सर? गवर्नमेंट की जैसे उसके कोई ड्यूज़ हैं पुराने, है ना? अच्छा लैंड का टैक्सेस एक टैक्सेस तो अलग है, एक तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की कॉस्ट, उसकी ओके, कोई एक्सटेंशन, उसकी कोई लीज़ मनी, ओके, एक तो वो ड्यूज़ हो गए। एक जब हम प्रॉपर्टी की पोज़ेशन हैंडओवर करते हैं, लेते हैं, क्लाइंट को देते हैं, तो उसके जो बेसिक ड्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल, ओके, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी गैस टैक्स बिल्स, वगैरह, ये सब चीज़ें भी सारी अप टू डेट लेनी होती हैं। ओके। तो हमने जब फर्स्ट स्टेज पे ओनर से मीटिंग की, तो हमने उससे पेपर्स सारे ओनरशिप के, क्या हम जेन्युइन बंदे से मिल रहे हैं, हुँ, ऐसा नहीं कि पेपर किसी और के नाम के हैं और मिल किसी और से रहे हैं। देन यू शुड एंश्योर कि
जिससे हम मिल रहे हैं, ही शुड बी द ओनर। तो मतलब उसका कोई आईडी प्रूफ कुछ डेफिनेटली ले ले। आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सब लेना चाहिए, जैसे कई दफ़ा दिखना ऐसा चाहिए। भी होता है कि आप प्रॉपर्टी की डील करने के लिए गए और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर ही है, वो हुँ, कह रहे जी आप मेरे से ही डील करो। जी। तो ऐसे में क्या करें फिर? उस केस में क्या है कि हमें उस एग्रीमेंट जो डीलर या ब्रोकर, जैसे हम फाइनेंसर कहते हैं, हुँ, जो ओनर से डील बुक कर लेते हैं कुछ हुँ, एडवांस अमाउंट दे के, हुँ। उस केस में हम उसका फाइनेंसर का एग्रीमेंट चेक करते हैं। अच्छा, क्या उसने सेलर से एग्रीमेंट किया हुआ है, और क्या उसने आईडी प्रूफ अपने उससे सेलर से लिए हुए हैं, अपने भी उसके आईडी प्रूफ होंगे। तो हुँ, वो सारी चीज़ें हम पहले इंश्योर करेंगे, वेदर हुँ, ही इज़ ऑथराइज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी और नॉट। ओके। हुँ, पर ऐसा होता है ना कई डील्स के अंदर? डेफिनिटली, डेफिनिटली ये ओके, बट प्रैक्टिसेज़ लेकिन आप ये मार्केट कह में रहे हो है। कि अगर डायरेक्ट डील हो तो ज़्यादा बेटर है ओनर के इट साथ इज़ फेस टू ऑलवेज़ फेस। इट इज़ एडवाइजेबल जी, अगर आप डायरेक्टली ओनर से मिल जाएँ और ओनर आपको पेपर्स दिखाए, डील करवाए अपने से। यंग इंडिया इस टाइम मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है। जी, मेट्रोपॉलिटन के अंदर न्यूक्लियर फैमिली, जी, ज़्यादातर लोग फ्लैट ही परचेज़ कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो फ्लैट के अंदर थोड़ा-सा आप बात बताओ कि क्या-क्या ध्यान रखें? क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं। देखिए, फ्लैट के बारे में तो पहले तो आप जो फ्लैट ले रहे हो, यू शुड नो कि आप गवर्नमेंट के बने हुए ले रहे हो या आप किसी प्राइवेट बिल्डर्स डेवलपर से ले रहे हो। फिर जो भी आपको जैसे आप बिल्डर से बाय कर रहे हैं, तो बिल्डर से जो भी वो कमिटमेंट कर रहा है आपको कि आपको पोज़ीशन कब देना है और क्या कुछ वो काम करवा के देगा, है ना? वो और कौन-कौन सी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, तो वो सब सारी चीज़ें आपको रिटर्न में लेनी है, ओके। ठीक है? ये ऐसा ना हो कि आप बाद में वो कहें कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं, कुछ हैं, यू जी। शुड नो। वो कौन-कौन से फैक्टर हैं? जैसे जैसे क्लब, पूल, कार कवर्ड कार पार्किंग, ओके। जेनसेट की है ना बैकअप फैसिलिटी, जैसे? बैकअप है, जी। ठीक है? तो जिम है, ये सब ओके, वो उसके फैसिलिटीज़ के चार्जेज़ एक्स्ट्रा कितने हैं? कितने चार्जेज़ आपको पर मंथ देने हैं। जो कार पार्किंग है, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं या 1 कार पार्किंग है, 2 कार पार्किंग है। वो सारी चीज़ें आपको पहले रिटर्न में बात करके पहले रिटर्न में लेनी है उनसे। एक ना फ्लैट में स्पेशली जो सुना है मैंने लोगों से, जी, वो लोग यही बोलते हैं कि जी हमने फ्लैट बुक कराया था, जी, हमें कहा था पोज़ेशन तब मिलेगा, जी, पोज़ेशन आज तक नहीं मिला। जी। तो ये एक बड़ी ये समस्या वाली बड़ी है। हाँ, ये बड़ी एडवाइज़ेबल तो देखो यही है, अगर हमने कोई फ्लैट लेना है, हम वही बाय करें जिसकी पोज़ीशन रेडी हो। ओके, पहली बात तो वैसे यही है, अगर इसी प्रिंसिपल पे चले तो आप सेफ रहेंगे ओके। कि अपनी पेमेंट दो, अपनी पोज़ीशन लो हुँ, और शिफ्ट करो, दैट इज़ द सेफेस्ट। बट अब समटाइम्स क्या है कि आपके पास फंड्स कम होते हैं तो आप फिर कोई चीज़ बुकिंग वाली ले लेते हो। हुँ। बिल्डर भी कहता है कि आपको हम 2 साल में बना के दे देंगे, 3 जी, साल में बना के दे जी, देंगे। तो इन दैट केस डेफ़िनेटली आपका बजट कम है तो आप वो लोगे इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़। जी। आपको लगता है कि मैं 2 साल 3 साल में मेरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो मैं ले लूँगा। तो जो भी वो कमिटमेंट्स कर रहा है तो हमें वो रिटर्न में लेनी चाहिए। फिर उस बिल्डर ने जो गवर्नमेंट के अपने रजिस्ट्री वगैरह कराई हुई है, ड्यूज़ पूरे उसके हैं, रेरा में रजिस्टर्ड है, वो हुँ, सब चीज़ें एक बार इंश्योर करनी ज़रूरी हैं। ओके। हाँ, रेरा, हाँ, रेरा रेरा रेरा। के अंडर हाँ जी, रजिस्टर्ड बिल्कुल। है हाँ, मैंने भी और काफ़ी सुना है। गवर्नमेंट के उसने जहाँ से लैंड ली है या जहाँ से भी लैंड एमसी के अंडर लैंड होती है या गवर्नमेंट के पास होती है। तो जहाँ से लैंड ली है, ही शुड इंश्योर कि उसने रजिस्ट्री पूरी पेमेंट दी हुई है उसकी। ऐसा ना हो नहीं कि तो ये वो डॉक्यूमेंट देता है वैसे वो बिल्डर? नहीं देता, आपको चेक करना जाके अथॉरिटी से। और ऐसे केस में कि उसने लिख के भी दे दिया, जी, हमने चेक भी करा लिया, जी। अब वो पोज़ेशन नहीं मिला। अब पोज़ीशन नहीं मिला तो कस्टमर के पास तो चॉइस है ही है कि वो कंज़्यूमर कोर्ट जा सकता है। ओके, कंज़्यूमर कोर्ट उसको रिलीफ़ देता है, अमाउंट जो डिले है उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, ओके, कंपनसेशन भी मिलती है। ओके। तो इन दैट वे उसको लीगल रिलीफ़ मिल जाता है। मेरे किसी जानकार ने कोई घर बुक कर लिया जैसे, जी, उसको पसंद आ गया, उसने लेना था। जी, अब वो पेपर-वेपर लेके चला गया बैंक में जी, और उसका लोन हुआ नहीं। जी। उसमें पता नहीं दिक्कत उसके कोई जैसे हो सकता है उसके सिबिल में, सैलरी में, इनकम हाँ, में कोई इनकम में कुछ कमी इस तरह हो। का था। पता नहीं वो बैंक वाले कह रहे थे इस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं कर सकते हम। हाँ, हो सकता है वो प्रॉपर्टी कहीं पर उसका कोई कोर्ट केस या कोई डिस्प्यूट या अटैच चलता हो, उसकी गवर्नमेंट से रजिस्ट्री ना हो। तो ऐसे केस में अब वो क्या करे? अब उसको बयाने का पैसा तो फँस गया उसका, जो एडवांस पेमेंट उसने दी थी। अब वो क्या करे बेचारा? देखो उसके पास तो वैसे मैं ये भी सोच हाँ रहा था जी, कि वो ही बेचारा थोड़ी है,
वो जिससे बेचारा खरीदा है वो भी तो जिसने बेचारा है। जिसने बेचा है वो भी बेचारा है। पर हुँ, ये इसीलिए तो जब आप खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा इंश्योर करना है कि एग्रीमेंट करने से पहले जी, जब आप 20% 25% किसी को एडवांस दे रहे हो, उससे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट्स बैंक से वेरीफाई करने हैं और अथॉरिटी से वेरीफाई करना है कि क्या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी। और आपने अपनी जो रिटर्न्स हैं, अपने क्रेडेंशियल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उस रिकॉर्ड अपना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चीज़ें बैंक को दिखा के पहले आपने लोन की इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है। अच्छा। उसके बाद आपने एग्रीमेंट करना है सो दैट सेलर भी ना उसमें फँस जाए और बायर भी ना फँसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे आपने एक प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, उसके पेपर्स को ले जाके आप अपने बैंकर के पास जाएँ हुँ, और उसको बोलें कि ये एक प्रॉपर्टी मैंने फाइनल की है, जी, क्या मुझे इसके ऊपर इतना लोन लोन मिल मिल जाएगा, नहीं सकता मिल है। जी, जाएगा? वेदर ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट अमाउंट ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे 1 करोड़ रुपया लोन लेना है, हुँ, पर आपकी एज़ पर इनकम्स लोन आपका बन रहा हो 50 लाख, जी, तब भी आप एग्रीमेंट करके फँस जाओगे। जी, तो इट्स बेटर कि आप अपने रिटर्न और इनकम प्रूफ लेके पहले बैंक से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लें कि हाँ, ओके, मैं इतना लोन मुझे मिल जाएगा। ओके, प्लस जो एडवोकेट होते हैं, बैंक्स के पैनल पे होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, हुँ, उनसे आप ओनर से अथॉरिटी लेटर लीजिए, जी, तो वो वहाँ से अथॉरिटी से वेरीफ़ाई करें कि इसका टाइटल ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, लोन नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, फिर एग्रीमेंट में जाएँ। वैसे अभी तक जो बातें हमने की है ना, जी, वो हमने की हैं सेलर पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। बायर बायर पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव से, ऑफ़ तो कोर्स। तो ऐसे ही कुछ आप डिटेल दें, टिप्स दें कि जो सेलर है, हुँ, क्योंकि सेलर के साथ भी इश्यू हो सकता है कभी। हाँ, तो वो जो डेफ़िनेटली 80% की स्लैब में बता रहे थे ना डिससैटिस्फाइड है, जी। उसमें बायर ही नहीं है, सेलर भी होंगे आई सेलर भी सपोज़। होंगे, बिल्कुल होंगे ही। सम टाइम ऐसा होता है, सुनने जी, में आया है कि मैंने किसी को अपना अपना घर बेचा, एग्रीमेंट किया हुँ, और जो उससे मैंने एडवांस लिया, वो मैंने आगे फर्दर प्रॉपर्टी बाय करने बाय के लिए करने के दे लिए ले दिया। लिए। जी, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट तो प्रॉपर्टी के बदले हर आदमी कोई ना कोई प्रॉपर्टी री-इन्वेस्ट करता है, लेता है। जी, इतने पैसे तो पर्सनल किसी को चाहिए नहीं यूज़ के लिए। जी, तो अब उस केस में समटाइम्स परचेज़र कहता है, "जी, मेरा लोन नहीं हो रहा। जी, मेरे तो आगे से पैसे आने थे, किसी और सिटी में प्रॉपर्टी बिकनी थी।" जी, तो सेलर भी उस केस में फँस गया। बिल्कुल फँस गया। है नहीं? तो हुँ, सेलर की भी तो प्रॉब्लम है, लेट इट हुँ, बी 20% सेलर भी फँस जाते हैं। जी, तो एज़ ए सेलर मेरी भी ड्यूटी है कि मैं जब डील करूँ जी, किसी बायर से, जी, आई शुड चेक द कस्टमर्स बायर्स प्रोफाइल कि ओके, व्हाट ही इज़ डूइंग। वो एंड यूज़र है कि वो कोई फाइनेंसर ब्रोकर है लेने ओके। वाला, वो जॉब वाला है, कल को उसके फंड्स के सोर्सेज़ क्या हैं? अच्छा, एक मैंने सुना है कि जैसे आपने किसी को एडवांस पेमेंट दे दी जी, और उसके बाद में मेरे पास बाकी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, जी, तो वो मेरा एडवांस भी मर जाएगा। जी। ये क्या चीज़ है मतलब? देखिए, एज़ पर जो हम एग्रीमेंट सेल करते हैं, उसमें तो ये लिखते हैं कि अगर परचेज़र टाइमली एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं करता है, हुँ, तो उसका एग्रीमेंट की जो अमाउंट है, वो फ़ॉरफ़िट हो जाएगी। तो इस एग्रीमेंट की क्या कोई वैलिडिटी होती है? डेफ़िनेटली इस जी, एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी है, वो 3 इयर्स तक है अच्छा। और ये जो एप्रीहेंशन है कि मेरा एडवांस अमाउंट खत्म हो जाएगा, हुँ, फ़ॉरफ़िट हो जाएगा, हुँ, वो ऑटोमैटिक नहीं हो जाएगा। लेट अच्छा, इट बी कोई डेट फ़िक्स हुई आफ्टर 3 मंथ्स हाँ, एंड रजिस्ट्री नहीं हुई, डील क्लोज़ नहीं हुई, हुँ, तो दैट डज़न्ट मीन कि वो अमाउंट सेलर ने फ़ॉरफ़िट कर ली, ऑटोमैटिकली उसके फ़ेवर में चली गई। हुँ, नो, हुँ, द एग्रीमेंट इज़ स्टिल वैलिड फॉर 3 इयर्स। हुँ, परचेज़र जो है, वो कभी भी क्लेम कर सकता है ऑन एनी बेसिस और कंडीशन उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। इट ओके, वुड बी एमिकेबली डेफिनिटली विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। बट जो एग्रीमेंट अगर मैं एज़ ए सेलर सोचूँ हाँ, कि मैंने फ़ॉरफ़िट कर लिया, आपने तो पेमेंट दी नहीं ड्यू डेट पे, तो मैं अपने लेवल पे पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकता। आई हैव टू सेंड अ नोटिस टू यू, अच्छा जी, ठीक है? देन आई हैव टू फाइल अ केस फॉर दिस आल्सो। लीगल एड पे मुझे जाना पड़ेगा कि हाँ, भई मैंने ये पहले नोटिस भेजा है हाँ, कि आप मुझे ड्यू टाइम पे पेमेंट करो, नहीं कर रहे हो आपकी डेट निकल गई, आपका एडवांस फ़ॉरफ़िट है। और अगर 3 साल हो गए तो वो ऑटोमैटिकली हो जाता है, उसके लिए भी ऐसे ही लीगल प्रोसेस है? नहीं, प्रोसेस तो लीगल ही रहेगा। ओके, नहीं तो पर उसमें होगा क्या लीगल मतलब जैसे कोर्ट केस फाइल करना पड़ेगा। अच्छा कोर्ट में हम लोगों ने अर्ज़ी लोअर लगा कोर्ट दी। से स्टार्ट करना पड़ेगा, हुँ, कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। जैसे एग्रीमेंट के हिसाब से लिखते हैं कि सेलर अगर बैकआउट होगा तो डबल देगा, हुँ, बायर अगर हाँ, बैकआउट होगा तो ये भी बोलते दोनों हैं, के हाँ। लिए है। हाँ जी, हाँ। तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए आइदर ऑफ द पार्टी हैज़ टू गो द कोर्ट। तो मतलब ये 3 साल वाला जो क्लॉज़ है, ये जी, दोनों के लिए है, दोनों के सेलर के लिए और बायर के लिए। लिए भी। जी, जी, जी।
तो मतलब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, जी, तो अब आपका पॉइंट अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आई जी, शुड मेक श्योर जी, कि जो मेरा बायर है प्रॉपर्टी का, जी, अगर मैं सेलर हूँ, जी। तो जो बायर है, वो बायर के पास इतना पैसा है कि वो खरीद पाएगा, नहीं खरीद हाँ, उसके पाएगा, सोर्सेज़ ठीक हैं, सोर्सेज़ नहीं ठीक हैं। हैं कि नहीं है। वो आगे हुँ। बेचने के लिए तो नहीं ले रहा, प्रॉफ़िट कमाने के लिए हाँ, ले ऐसा रहा है। भी होता है कई दफ़ा। हाँ, वो अगले का मुझे नहीं बिका हाँ, तो उसके थोड़े से पैसे उसने दे के मुझे एग्रीमेंट करके फँसा लिया, बाकी के फंड्स वो नहीं दे रहा है, हाँ। तो मुझे वो चेक करना है, वो ज़रूरी है एज़ ए सेलर। अब अगर सपोज़ करो आमतौर पे ये है कि मैंने एक प्रॉपर्टी फाइनल की हुँ, और उस सपोज़ करो एक वो प्रॉपर्टी 20 लाख की है, तो उसका जो भी सिस्टम बना था 5 लाख, 7 लाख एडवांस जो देते हैं हम लोग, मैंने एडवांस दे दिया और हमने रिटर्न भी कर लिया। जी, अब रिटर्न में डेट भी लिख दी। जी, अब वो जिस दिन लिखी गई डेट जी, रजिस्ट्री की, उस दिन किसी कारणवश मेरे पास मेरे फंड्स अरेंज नहीं हुए। नहीं हुए। जी, जैसे सपोज़ मेरे को आने थे कहीं से, जी, वो नहीं दे पाया बंदा या वो जी, एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न। जी। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना फिर अब? उसमें तो देखिए ऐसे है एज़ ए परचेज़र जो है वो सेलर को रिक्वेस्ट कर सकता है ओके। कि उसकी डेट में एग्रीमेंट में थोड़ा एक्सटेंशन कर लें एंड दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो दिस इज़ म्यूचुअल या इसके लिए This is कोर्ट this में is ही this जाना is पड़ता है? this is the mutual. You can sit across the table. You can have a mutual discussion कि मेरे फंड्स आने थे या नहीं आए हैं, तो he can demand extension and amicably with the consent of the seller the agreement can be extended. जो ये request है it should not be verbal only. It can be made with some part payment to show the genuinity. ओके। एज ए परचेजर अगर आप कह रहे हो मेरी प्रॉब्लम है, हाँ। मेरे पास इतने पैसे आने थे नहीं आए, चलो इतने आ गए, थोड़े आ गए, कम आ गए, हुँ। तो उससे क्या है कि एज ए सेलर मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा और जी, मुझे थोड़ा मेरा ट्रस्ट भी बनेगा कि कॉन्फिडेंस भी बनेगा, ठीक कॉन्फिडेंस भी है। बनेगा कि बायर ठीक कह रहा है। अब जैसे सपोज़ करो कोई ग्रैंडफ़ादर थे, उसके हम्म, नाम से प्रॉपर्टी थी। जी, अब वो नहीं रहे, जी, फिर उनके आगे 3 बच्चे, हम्म, उनके आगे 2 बच्चे और हैं जिनमें डिवाइड होगी। जी, जी, अब उनको पेमेंट करनी है मैंने, जी। तो वो जो सबसे बड़ा भाई है वगैरह मुझे दे दो सारी पेमेंट। नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ जी। जितनी उसकी एज़ पर ओनरशिप प्रूफ है, एक हुँ। प्रॉपर्टी में फ़र्ज़ करो 25% के 4 शेयर होल्डर हैं। जी, तो जो भी हम पेमेंट करेंगे उसको 4 हिस्सों में 25% के हिसाब से उसके उसके शेयर के अकॉर्डिंग पेमेंट देंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कहे मुझे घर में बड़ा हूँ नहीं मेरे को दे एक दो पेमेंट? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा जी। ओके, तो फिर जब वो मतलब आप ये कह रहे हो कि जब रजिस्ट्री भी होगी, हाँ, तो तो जी, सारों को ही आना पड़ेगा? सारों को आना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब जैसे एक से डील कर रहे हैं, उसको एडवांस दिया कुछ हमने, हुँ, ऐसे ही वो एडवांस भी डिवाइड करके देंगे सबको डेफ़िनेटली। और ऐसे ही टीडीएस भी काटेंगे फिर जी, उसका। जी, 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 जी। ओके और रजिस्ट्री के टाइम भी सबको बुलाएँगे सबको हम। आना पड़ेगा जी। सबकी फ़ोटो होगी, सबको आना पड़ेगा। समटाइम्स कई केसेज़ में सेलर अब्रॉड होता है, हुँ, देन वो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, वहाँ से एम्बोर्स होके हाई कमीशन से आती है। हुँ, यहाँ पर एम्बोर्सिंग होती है सेक्रेटेरिएट में। हुँ, देन वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी हम उसके थ्रू डील कर सकते हैं। समटाइम्स सेलर अब्रॉड है, ओके, तो खुद तो आ नहीं पाएगा। तो बट उसके बेसिस के ऊपर वो हाँ, एज़ रजिस्ट्री पर हो हाँ, सकती फिर है। ऐसा नहीं है कि हमने अथॉरिटी पे करना है, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर रजिस्टर्ड वहाँ से आती है अब्रॉड से। हुँ, उस वो पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, यहाँ एम्बोर्स होनी चाहिए सेक्रेटेरिएट में। उसके बेस पे हम एग्रीमेंट और रजिस्ट्री वगैरह करवाएँ। हुँ, देन जो आपका डील का लास्ट स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग करते नहीं, भूल जाते हैं। जी, समटाइम डीलर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। दैट इज़ जी, कॉल्ड अप्लाइंग म्यूटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, So after registration, you immediately apply mutation to the authority on the ओके। basis of तो ये registry। म्यूटेशन भी हर तरफ है? हाँ जी, हर पूरे तरफ। इंडिया में ऐसा ही है हाँ जी, सिस्टम? हाँ जी, किसी कहीं और भी ये जाएँ। सारी प्रॉपर्टियों के लिए है या पर्टिकुलर जैसे फ्लैट है इसके नहीं, नहीं, लिए? नहीं, फ्लैट के लिए भी है, हाउसेज़ के लिए भी है, लैंड के लिए भी है। एग्रीकल्चर लैंड के हाँ लिए जी, भी? लैंड में क्या होता है कि आप पटवारी के पास जाते हो, हुँ, वो आपके नाम फ़र्ज़ चढ़ाता है, इंतकाल जिसे कहते हैं, ओके, ठीक है? जी, और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, हुड्डा, पुड्डा, हुँ, हाउसिंग बोर्ड, हुँ, ये अपनी म्यूटेशन करते हैं। मीन्स ओके, उस रजिस्ट्री के बेस पे आपके नाम ओनरशिप की लेटर इश्यू करते हैं। ओके, देन यू बिकम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप ओनर नहीं बनते हो। हाँ, रजिस्ट्री करवा के आपने इंटीमेट करना है डिपार्टमेंट को, ओके, जहाँ की भी प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज़ अंडर एमसी, अंडर हुडा, अंडर स्टेट ऑफिस, अंडर हाउसिंग बोर्ड, अंडर डीडीए, यू हैव टू इन्फॉर्म देम। फिर वो आपके नाम म्यूटेशन कराएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम टाइम लोग करवाते नहीं है। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, जी। ये देना तो मुझे अब लग रहा है कि प्रॉपर्टी जो कंसल्टेंट आपको उसको चाहिए। हाँ जी। तो मेरे प्रॉपर्टी फाइल करने से पहले आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो गया कि आपका जो कंसल्टेंट है, जो प्रॉपर्टी दिलवा रहा है, जी। उसको आप वेयर अबाउट्स और उसकी सर्विसेज़ की लिस्ट चेक करें। आमतौर पे ये इतना डिस्कशन करते नहीं है प्रॉपर्टी डीलिंग में। नहीं, वो करते नहीं हैं, बल्कि आई थिंक आजकल अब जब ये देख लेंगे ना शो लोग,
ये तो हम आज लोगों का आज जो डिस्कशन देखेंगे जी, ना, जी, जी। इस डिस्कशन के बाद में मेरे को लगता है बड़ा क्लैरिटी इनको मिलेगी, है ना? और साथ में अब वो लिस्ट डाउन करेंगे कि वो जब आप किसी कंसल्टेंट से मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से, तो भई मुझे ये सर्विस चाहिएगी। हम कहते तो हैं कि सपने का घर बनेगा, हाँ जी। 80% लोग तो डिससैटिस्फाइड हैं। नहीं मैं वो होप करता हूँ इस डिस्कशन के बाद शायद कुछ लोगों को कुछ जी, कुछ ज्ञान मिलेगा जी, और शायद वो 80% से परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगी। जी, जी, इस पूरे प्रकरण के अंदर के मैंने मकान देखा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फाइनल किया, फिर मैंने लीगल कराया, फिर मैंने बयाना दिया, फिर मैंने रजिस्ट्री कराई, फिर म्यूटेशन करा ली। जी, 80% के ऊपर मैं बारी-बारी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जी, वो कोर है हम लोगों के डिस्कशन का। तो जी, एंड में अगर हम ब्लैक शिप निकालने की कोशिश करें तो कौन है ब्लैक शिप? तो आप ये कहते हैं कि मतलब ब्लैक शिप की बात करें, तो जी। एक ब्लैक शिप आप कौन किसको कहोगे? भई ये ब्लैक शिप है इसका ध्यान रखना। कोई भी अगर हम डील करते हैं ना उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से करें। ओके। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ गुड फेथ पे डील करें। हुँ, कई बार हम आपसदारी में कह देते हैं ये मुझे जानते हैं, इतना पैसा दे दो। हुँ, फिर उसकी हम प्रॉपर रिसिप्ट नहीं नहीं लेते। लेते। है ना? तो इट्स ठीक, ठीक। बेटर कि हम जो प्रोटोकॉल है उसको फ़ॉलो करें। प्रोटोकॉल या सिस्टम, सिस्टम हुँ, इज़ लाइक हम प प्रॉपर्टी पसंद करें, फिर ओनर से मिलें, फिर डॉक्यूमेंट देखें, वेरीफ़ाई करें, फिर हुँ, एग्रीमेंट करें, है ना? हुँ, फिर रजिस्ट्री कराएँ। हर बार जब भी पेमेंट दें उससे रिसिप्ट लें पेमेंट की। जब कभी हम मतलब इस सिस्टम से बाहर निकल के काम करते हैं, हुँ। तब हमें प्रॉब्लम आती है। ओके, अदरवाइज़ हाँ, स्मूथ है। अदरवाइज़ स्मूथ है। कल को ओके। हमने रजिस्ट्री करानी है, घर वेकेट होना चाहिए, सम टाइम को होते हैं, खाली नहीं है जी, हुँ, हम रजिस्ट्री करा लें, फिर बाद में उसको आप रिक्वेस्ट करते रहो, वो अपने हुँ। कम्फर्ट के हिसाब से करेगा, फिर आप फँस गए। तो यू शुड डू योर डील एज़ पर सिस्टम और प्रोटोकॉल। ये सब बातें तो हमने करी हैं कि जो कोई खरीद रहा है, वो जी, क्या ध्यान रखे, जो बेच रहा जो है बेच रहा है, वो क्या ध्यान रखे, जी, पर जो फँस चुके हैं, वो क्या करें? फँस फँस जो फँस गए हैं उनके पास तो कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है, वो तो कोर्ट में जाएँगे, क्या क्योंकि करेंगे? आमतौर पे वो ये सोचता है ना कि यार चल इससे मीटिंग करते हैं, देख लेते हैं, बात देखो करके। पहले ही ट्राई तो यही होनी चाहिए कि आप जिसके पास फँसे हो एग्रीमेंट है, हुँ, पैसे हैं, आप हुँ, उससे कोई फ़ैसला कर लो बैठ के, ओके, एमिकेबली थोड़ा प्लस माइनस करके, ओके, उससे सेटल कर लो बेटर है जा काफ़ी साल कोर्ट में ख़राब करने से बेहतर है। ओके। अगर आप उस एडवाइज़ेबल तो यही है कि आप उससे ऑन द टेबल सेटलमेंट करें। जो हुँ, आपका पैसा वापस आ गया, आप उसको दोबारा कहीं री-इन्वेस्ट कर लेंगे, ले लेंगे, आप उसको यूज़ कर लोगे। इंस्टेड ऑफ लाइफ़ का प्रीशियस टाइम आप ऐसे ही 10-20 साल हुँ, कोर्ट में गए कोर्ट का आपको पता है कि ऑलरेडी कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं और सिविल मैटर है, आपके 10-15 साल निकल जाएँगे। फिर आपकी रिक्वायरमेंट तो आ जाए, 10 साल बाद हुँ। मिलेगा, उसका क्या यूज़ होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ए एडवाइज़ेबल तो ये है कि इसको हम एमिकेबली बैठ के पहले ही रिज़ॉल्व कर लें। मैंने ये देखा सर जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, हाँ जी। उनके ना बोर्ड लगा होता है कि जी। उनकी कोई सोसाइटी के वो मेंबर हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर एसोसिएशन जी जैसे कॉल्ड एसोसिएशन के प्रॉपर्टी मेंबर कंसल्टेंट एसोसिएशंस। जी, ये आई थिंक हर शहर में है। हर शहर में है जी, सभी ने बना रखी तो है। उसकी क्या सपोर्ट ले सकता है बंदा? बिल्कुल ले सकता है जी, एसोसिएशन में अगर वो मेंबर है डीलर और कोई गड़बड़ करता है, तो जो क्लाइंट है, वो एसोसिएशन में जाके कंप्लेंट दे सकता है। ओके, तो एसोसिएशन उस डीलर को बुला के उससे उसकी कोई भी सेटलमेंट है या प्रॉब्लम ग्रीवियंस सॉल्व कर सकता है। तो कुछ इस तरह का भी सिस्टम है टिपिकली प्रॉपर्टी को लेके, जैसे आपने कहा एसोसिएशन है, तो क्या जी, एसोसिएशन में भी कुछ लोग होते हैं जो बैठते हैं बिचौलियापन जिसको बोल दें? डेफिनिटली दे कैन हेल्प इट आउट अच्छा वो जी। कर सकते हैं हाँ, मतलब? बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो दोनों पार्टीज़ को बुला के, बैठा जी, के आपस में फैसला करवा देते हैं। एक तो ये हो गई। जी। इसके अलावा ऐसी कौन-सी स्टेज है जिसके ऊपर कोई मतलब हम कहते हैं बिचौलिया कर ले या मध्यस्थता कर दे कि वो तो फिर आपका जो लोकल सर्कल है, लोकल सर्कल ओके, मीन्स कोई बीच में आपका कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, हुँ, कोई रिश्तेदार भाई-बंधु है, वो बीच में एज़ ए मीडिएटर बन के आपका कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा, तो दैट्स बेटर कि कॉम्प्रोमाइज़ करे, बजाए कि लीगल में जाके 10-15 साल लाइफ़ के वेस्ट करे। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे ना, जी, जी। इनमें सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो सोसाइटी को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, जी। तभी लोग 80% वाली फिगर पे आते हैं जी, जी। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे भी थे जब मैं घर खरीद रहा था। जी। तो मुझे भी यही डर था कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए और पर मेरे जो क्वेश्चन थे उनका जवाब मेरे को मिल नहीं पा रहा था। जी। तो आज इस कन्वर्सेशन में आपने उन सब क्वेश्चंस के जवाब दिए जी। और होपफुली जो भी हम लोगों का पॉडकास्ट सुन रहा है या देख रहा है, जी। वो दोनों के दोनों लोग
इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेके ज़रूर उठेंगे। जी। जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में मैंने कहा था कि 80% लोग डिससैटिस्फाइड हैं, चाहे वो पहला घर ले रहे हैं या दूसरा घर ले रहे हैं। उन 80% लोगों के लिए ये पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया। अब अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, किसी के साथ में कोई डिससैटिस्फाइड किसी लेवल के ऊपर भी रहा है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो सारी चीज़ें लिखें। आपके जो एक्सपीरियंस हुए थे प्रॉपर्टी खरीदते वक़्त, अच्छे या बुरे, वो दोनों आप उसमें लिखें, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर कोई शो करें, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग लें। और ये कमेंट के अंदर जब आप लिखेंगे ना, ये वाक़ई मेरे लिए बहुत मददगार रहेगा, ताकि मैं अगले शो के अंदर उन सब पॉइंट्स को लूँ और लोगों को ऐसे ही हम लोग एम्पावर करें। समझदार होंगे तो बच पाएँगे, यही मेरा एक पॉइंट है, जिसको आप सब समझें। इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट हम लोगों ने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में, ये सारे वो हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या खरीदने वाले हैं, उनको पता हो। तो आपको तो पता चल गया, ऐसे जो आपके जानने वाले आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला है, उसके साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। उनको भी एम्पावर करें कि मकान खरीदते वक़्त किसी तरह की डिससैटिस्फैक्शन उनको ना हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कोई एक सोशल मुद्दा हम लोग उठाएँगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें, और साथ में जो बेल की नोटिफ़िकेशन बटन है, उसको प्लीज़ आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारा नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो साथ के साथ आपके पास पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।